आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के विषय में। तो रेडियो एक्टिविटी से पहले जितना भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, स्वतः ही क्या होता है, निकलता रहता है। अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, इस सब का रिलीज होता रहता है, निकलता रहता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो सब्सटेंस रहता है उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। तो ये क्यों निकलता रहता है, ये जो अल्फा बीटा गामा का जो डीके होता है ये क्यों निकलता है, तो क्योंकि अनस्टेबल रहता है न्यूक्लियस। क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होने की वजह से रेडियो एक्टिविटी निकलता है, ये अल्फा बीटा गामा रे निकलता है। और इसका कंडीशन क्या है, रेडियो एक्टिविटी होने का जो स्टेबल न्यूक्लियस होगा उसका कंडीशन क्या है, तो न्यूक्लियस स्टेबल उसी केस में होगा जब वो 1.5 मतलब 1.5 के बीच में अगर न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन अगर किया जाए किसी भी एलिमेंट का न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का वैल्यू निकालेंगे और वो अगर 1 और 1.5 के बीच में आता है वैल्यू, तो फिर क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव नहीं है। अगर 1 से लेस आएगा वैल्यू या फिर 1.5 से ग्रेटर होगा तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, क्योंकि उस समय में स्टेबल नहीं रह पाएगा न्यूक्लियस। ये जो कंडीशन दिया वो स्टेबल न्यूक्लियस का है। लेकिन रेडियो एक्टिविटी कब सब पॉसिबल होता है, जब वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है तभी होता है। तो अगर 1 से कम हो या 1.5 से ज़्यादा हो तभी रेडियो एक्टिव संभव है। ये रेडियो एक्टिविटी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्टेबल न्यूक्लियस का कंडीशन है। अब इसके आगे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट जो मेज़र किया जाता है जिससे रेडियो एक्टिविटी को, तो जैसे अल्फ़ा और बीटा रे हो गया, तो अल्फ़ा किरण और बीटा किरण को जो मापा जाता है वो गीगर मुलर काउंटर है, एक जीएम काउंटर जिसको हम कहते हैं। उससे हम अल्फ़ा बीटा रे को हम मापते हैं और उसका मतलब डिटेक्ट करते हैं। और सिंटिलेशन काउंटर जो होता है वो गामा रे के लिए होता है। तो गामा रे को डिटेक्ट करने के लिए क्या कौन सा काउंटर का यूज़ किया जाता है, तो सिंटिलेशन काउंटर का यूज़ किया जाता है। अब इसका यूनिट क्या है रेडियो एक्टिविटी का, तो एक रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्यूरी भी है, जो भी ऑप्शन में दिया हो, या फिर बैकपेडल होगा तो वो भी है, या रदरफोर्ड। तो ये तीनों इसका यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का। अब इसके बाद देखेंगे जो टर्म है रेडियो एक्टिविटी, ये मैडम क्यूरी और बैकपेडल दोनों साथ ही काम कर रहे थे इस पर। तो रेडियो एक्टिविटी जो टर्म दिया गया है वो मैडम क्यूरी के द्वारा दिया गया है। और जो रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किया गया था वो हेनरी बैकपेडल के द्वारा किया गया था। अब एक और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रेडियम और पोलोनियम का जो डिस्कवर हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था, तो मैडम क्यूरी के द्वारा ही किया गया था। अब इसके पश्चात हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रेडियो एक्टिविटी का। तो रेडियो एक्टिविटी का जैसे हो गया, ये रेडियम हो गया, पोलोनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम थोरियम केरला में पाया जाता है, इंडिया में। फिर यूरेनियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, ट्रिटियम जो है वो लाइटेस्ट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो फिर रेडॉन हो गया, टेक्नेट्रियम हो गया, फिर प्रोमेथियम हो गया, फ्रेंसियम लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, स्टेटिन पाया जाता है, और भी ऑर्गेनेशन पाया जाता है। तो इस तरह से है। अब इसका क्या है, जैसे एटॉमिक नंबर अगर ग्रेटर होगा 83 से तो वो सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाता है। अब 83 किसका एटॉमिक नंबर है, तो बिस्मुथ का एटॉमिक नंबर है। तो बिस्मुथ से अगर ग्रेटर एटॉमिक नंबर वाला सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। अब इसके पश्चात देखेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कहाँ रखा जाता है, तो लीड चैम्बर में उसको रखा जाता है। लीड चैम्बर जो हम एटम के समय में बताए थे, तो लीड चैम्बर में रखा जाता है। लीड चैम्बर में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा गामा रे जो निकलता है वो पॉल्यूशन फैलाता है, ये घातक होता है। मतलब इससे मनुष्य की जान भी चली जाती है, इतना प्रदूषित कर देता है ये अल्फ़ा बीटा गामा रे। तो इस वजह से अल्फ़ा बीटा गामा रे को या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम क्या करते हैं, लीड चैम्बर में रखते हैं। अब जो फ्रांसियम है, फ्रांसियम जो एक ही ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है फ्रांसियम, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी सब लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाता है, एक ही सिर्फ फ्रांसियम लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और इंडिया में क्या है, थोरियम पाया जाता है। थोरियम कहाँ पे, तो केरला में पाया जाता है। थोरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो इंडिया में पाया जाता है। तो जो समुद्र है इंडिया में, केरला का जो समुद्र है, समुद्र की तट पे ये निकलता है। तो इस वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी केरला में फैलता है, उस एरिया में जहाँ पे ये निकलता है, अल्फ़ा बीटा गामा रे निकलता है थोरियम की वजह से। अब थोरियम की वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन फैलता है। तो अब ये देखेंगे फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है वो केरला में यही दिखाया गया है, थोरियम की वजह से है। अब और जो हम यूज करते हैं थोरियम में, तो और क्या है, अयस्क क्या है थोरियम का, तो थोरियम का जो अयस्क है वो है मोनाजाइट। मोनाजाइट क्या है, थोरियम का अयस्क है। और प्लूटोनियम का क्यों यूज होता है, तो प्लूटोनियम का यूज होता है पेस मेकर में। अब पेस मेकर में प्लूटोनियम का क्यों यूज होगा, तो पेस मेकर मतलब ये हार्ट में लगाया जाता है पेस मेकर। तो पेस मेकर में अगर हम प्लूटोनियम का यूज करते हैं तो प्लूटोनियम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जिससे वो हार्ट बीट कंट्रोल किया जाता है। तो उसको पेस मेकर में भी हम प्लूटोनियम का यूज करते हैं। अब और अगर हम देखा जाए वो यूरेनियम का जो अयस्क है, तो यूरेनियम का अयस्क होता है प्लिच ब्लेंडेस के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है U3O8। अब इसके बाद देखेंगे मेटल होप क्या होता है, तो मेटल होप हम किसको कहते हैं,
मेटल होप हम कहते हैं यूरेनियम को हम येलो केक के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो येलो पाउडर या फिर येलो केक अगर बोला जाए तो यूरेनियम को ही येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। अब एफ ब्लॉक में देखेंगे, एफ ब्लॉक में जैसे एफ ब्लॉक में जो ये है लेंथेनॉइड सीरीज़ है और दो सीरीज़ रहता है, एक एक्टिनॉइड सीरीज़ रहता है। तो लेंथेनॉइड सीरीज़ में सिर्फ प्रोमेथियम जो है, ये प्रोमेथियम यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जबकि एक्टिनॉइड सीरीज़ में जितना भी है ये थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, तो ये सब क्या है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके पश्चात आगे देखेंगे, जैसे लेंथेनॉइड में वही बात यहाँ पे दोहराया गया है कि इन लेंथेनॉइड ओनली प्रोमेथियम इज़ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सिर्फ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोमेथियम ही है लेंथेनॉइड सीरीज़ में, लेकिन एक्टिनॉइड में सारा जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम जो किसका था, एक्टिनॉइड का सीरीज़ था, ये जो है थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम, ये एक्टिनॉइड सीरीज़ है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम जो है वो एक्टिनॉइड सीरीज़ में आता है। अब टेक्नीटियम जो था वो पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि कृत्रिम रूप से सिंथेसाइज किया गया था, उसको संश्लेषित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कृत्रिम रूप से, मतलब आर्टिफिशियल रूप से उसका संश्लेषित किया गया था, तो टेक्नीटियम उसका नाम हो जाएगा, टेक्नीशियम। अब इसके बाद देखेंगे जो हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट में यूरेनियम का नाम आ जाता है, तो यूरेनियम आंसर हो जाएगा। फिर से अगर हम देखा जाए, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसके पश्चात देखेंगे अगर लाइटेस्ट का बात किया जाए तो लाइटेस्ट में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम आता है, ट्रिटियम का नाम आ जाता है, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट ट्रिटियम है। अब वो पेनिट्रेशन पावर देखेंगे, पेनिट्रेशन पावर किसका कितना है। अब जब ये कोई भी पार्टिकल पे है, जैसे ये पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा अल्फ़ा का होगा। क्यों होगा अल्फ़ा का, क्योंकि इसका स्पीड भी कम होता है और ये अवशोषित हो जाता है, ये टिश्यू पेपर से भी अवशोषित हो जाता है, तो इसलिए ये पेनिट्रेट नहीं कर पाता है ज़्यादा, मतलब छिद्र, पेनिट्रेट करना मतलब छिद्र करना हुआ, तो छिद्र नहीं कर पाता है। लेकिन जो बीटा है वो ज़्यादा छिद्र कर पाता है, जैसे यहाँ तक, ये यहीं तक छिद्र किया, ये बीटा यहाँ तक छिद्र किया। गामा सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर रखता है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा अल्फ़ा लेस देन बीटा लेस देन गामा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसके पास है, गामा के पास है, और सबसे कम पेनिट्रेशन पावर किसके पास है, अल्फ़ा के पास है। तो इसी तरह से स्पीड के बारे में अगर बात किया जाए तो अल्फ़ा का स्पीड सबसे कम है और सबसे ज़्यादा स्पीड गामा का है, और गामा से कम स्पीड जो है वो बीटा का है। तो ये स्पीड का हो गया ऑर्डर, स्पीड का भी ऑर्डर यही हो गया। फिर पार्टिकल अगर देखा जाए, अल्फ़ा को हम कैसे लिखते हैं, जब हम एटम के विषय में पढ़े थे तो उसमें ये इंडिकेशन हम किए थे अल्फ़ा का। तो अल्फ़ा को क्या लिखते हैं, 4 रखते हैं एटॉमिक मास और 2 एटॉमिक नंबर रखते हैं, 2 चार्ज के साथ हीलियम लिखा जाता है, इसको हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो सिंबल रहता है वो इस तरह से रहता है, तो अल्फ़ा ये ऐसे लिखा जाता है, और बीटा को हम इस तरह से लिखते हैं 0 -1 और ये बीच में इलेक्ट्रॉन की तरह रहता है। तो ये सिंबल है बीटा का, और ये जो है गामा का। तो गामा में कोई चार्ज नहीं रहता है, गामा में कोई चार्ज है ही नहीं, यहाँ भी चार्ज 0 है, यहाँ भी चार्ज 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 प्लस चार्ज है, +2 चार्ज है, तो ये इस तीनों का अल्फ़ा बीटा गामा रे का चार्ज लिखा हुआ है। अब इसके पश्चात हम आयोनाइजेशन पावर के बारे में देखेंगे। तो आयोनाइजेशन पावर जिसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है वो कम आयोनाइजेशन पावर होगा। आयोनाइजेशन पावर मतलब इलेक्ट्रॉन को हटाना होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है। तो जैसे गामा का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर था, तो ये गामा जो है ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएगा। तो इसमें जो है इसका ऑर्डर इस तरह से हो जाता है, गामा सबसे कम हो जाता है और फिर बीटा, फिर अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हटा पाता है। अब टाइप्स ऑफ डीके देखेंगे, जो डीके होता है रेडियो एक्टिविटी में, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या डीके होता है, अल्फ़ा बीटा गामा का डीके होता है। तो अल्फ़ा डीके जब होता है तो कोई भी एलिमेंट मान के चलिए एक्स है, तो उसका एटॉमिक नंबर है ये, एटॉमिक मास है ये ए, और जेड है एटॉमिक नंबर। तो अब इसमें क्या होता है, तो इसका जो अल्फ़ा का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है 4 2He2+। तब इसमें ये जो इक्वल करेंगे इसको, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर स्टेबल करना चाहेंगे इसको, तो इसमें ये 2 माइनस करना पड़ता है यहाँ पे, और ये 4 माइनस करना पड़ता है एटॉमिक मास में। तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाई 2, ये 2 से डिक्रीज हो गया, एटॉमिक मास इज़ डिक्रीज्ड बाई 4, एटॉमिक मास को 4 से डिक्रीज करना पड़ता है। अब वही बीटा डीके में अगर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इस तरह से फॉर्मेशन होता है इसका। तो ये जो -1 है, ये अगर -1 जेड माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो +1 से इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन एटॉमिक मास तो 0 था पहले, और ये यहाँ 0 था और यहाँ फिर भी 0 ही है, तो एटॉमिक मास रिमेन सेम, एटॉमिक मास उसका सेम रहता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो एंटियो न्यूट्रिनो कहते हैं। अब एंटियो न्यूट्रिनो क्या होता है, तो एंटियो न्यूट्रिनो जिसके पास चार्ज 0 होता है, जिसका मास 0 होता है, लेकिन इसका स्पिन 0 के बराबर नहीं होता है, तो वही एंटियो न्यूट्रिनो
कहलाता है। अब गामा डीके के विषय में देखेंगे तो गामा डीके क्या होता है, तो इसमें इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से था। इसमें तो जीरो एटॉमिक नंबर, जीरो एटॉमिक मास होता है, जीरो चार्ज होता है, लेकिन एनर्जी का रिलीज होता है। तो इसमें जैसा रहता है वैसे ही सब कुछ रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। तो इसमें नीदर एटॉमिक नंबर चेंजेस नॉर एटॉमिक मास चेंजेस, ना एटॉमिक नंबर चेंज हुआ ना एटॉमिक मास चेंज हुआ। अब इसमें एक क्वेश्चन आया था ये, जैसे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है अगर उसको एक बार अल्फ़ा डीके कराया जाए और 2 बार बीटा डीके कराया जाए तो वो एलिमेंट कौन सा होगा, वो आइसोटोप होगा, वो आइसोबार होगा या आइसोटोन होगा। तो हम इसमें पहले क्लास में डिस्कस किए हुए थे, इससे पहले जितने क्लास हुए उसमें आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार सब के बारे में डिस्कस किए हुए थे। तो आइसोटोप में क्या था, तो एलिमेंट सेम होना चाहिए था, लेकिन उसका जो ये है एटॉमिक नंबर अलग भी चलेगा, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो सेम होना चाहिए। एटॉमिक मास जो है ये अगर 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो ये एटॉमिक मास सेम होना चाहिए था। आइसोटोन में न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम होना चाहिए था। तो लेकिन इसमें हमको क्या है, अल्फ़ा डीके करना है एक बार। तो अल्फ़ा डीके अगर एक बार करेंगे तो अल्फ़ा डीके में क्या होता है, ऊपर हम देख चुके हैं अल्फ़ा डीके में क्या होता है, तो -2 एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर अगर -2 कर दिया जाए, और बीटा डीके में क्या होता है, +1 एटॉमिक नंबर होता है, तो ये भी +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों तो हो गया, और एटॉमिक -2 +2 होगा तो फिर ये तो 0 हो गया, मतलब पहले की तरह हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर में चेंज ही नहीं होएगा, सिर्फ एटॉमिक मास में चेंज होगा। तो एटॉमिक मास में सिर्फ चेंज होने के कारण क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आइसोटोप ऑफ एक्स हो जाएगा आंसर। अब इसके पश्चात हम बीटा और गामा डीके के विषय में देखेंगे। तो बीटा गामा डीके में क्या हो जाता है, तो एटॉमिक मास जो है वो सेम रहता है, बीटा डीके या फिर गामा डीके में एटॉमिक मास सेम रहता है। अब यूज़ देखेंगे रेडियो एक्टिविटी का क्या क्या यूज़ है। तो यूरेनियम 238 का क्या क्या यूज़ है, तो ये अर्थ का एज निकालने में मदद करता है, ये अर्थ के एज को फाइंड आउट करता है। अब कार्बन डेटिंग या फिर रेडियो डेटिंग का क्या काम है, तो कार्बन डेटिंग और रेडियो डेटिंग का जो काम है वो फॉजिल्स हो गया, जो भी अवशेष मिले हैं, इतिहासकार ने साक्ष्य जो भी लिए हैं, तो उसका एज निकालने के लिए, या फिर रॉक्स हो गया तो रॉक्स का एज निकालने के लिए C14 का यूज़ किया जाता है, जिसको कार्बन डेटिंग या रेडियो डेटिंग कहते हैं। या फिर कोई वृक्ष है उसका एज निकालने के लिए, तो ये सब कार्बन डेटिंग का यूज़ किया जाता है। फिर सोडियम 24 जो है Na24, इसका क्या उपयोग है, तो Na24 का उपयोग होता है ब्लड के फ्लो को फाइंड आउट करने में। अगर कहीं पे ब्लड रुक रहा है, पास नहीं कर पा रहा है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है। सोडियम 24 का वही काम है, तो वो ब्लड के फ्लो को फाइंड करता है। अब ट्रिटियम का क्या है, ट्रिटियम का फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाता है 31H। अब जो इसका काम है वो है पानी जो है हो गया, कोई भी पानी है तो पानी कितना पुराना है उसका एज निकालने के लिए ट्रिटियम का यूज़ किया जाता है। अब कोबाल्ट 60 अगर ले ले, कोबाल्ट 60 का क्या क्या उपयोग है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग है सेल ऑफ कैंसर का जो सेल है उसको डिटेक्ट करने में, उसको फाइंड करने में कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। फिर फॉस्फोरस 32 जो है, जिसको हम P32 भी कहते हैं, तो फॉस्फोरस 32 का उपयोग किस रूप में होता है, तो इस जो स्किन डिजीज हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में, या फिर जिसको ब्लड कैंसर हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में फॉस्फोरस P32 का उपयोग किया जाता है। फिर आयोडीन 131, अब ये बायोलॉजी में हम डिस्कस कर चुके हैं थायराइड ग्लैंड में। तो ग्लैंड का जो चैप्टर था उसमें थायराइड ग्लैंड में सब कुछ डिस्कस किए हुए थे। तो इसमें आयोडीन 131 जो रहता है उसका जो भी थायराइड का प्रॉब्लम हुआ, या फिर घेघा जो हो जाता है, गाइटर डिजीज, तो इस सब के मतलब इस सब को समस्या को फाइंड आउट करने में, क्या समस्या है इसको फाइंड करने में आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। अब जैसे हाफ लाइफ रिएक्शन क्या हो जाता है, हाफ लाइफ रिएक्शन को हम T½ से भी इंडिकेट करते हैं। इसमें क्या होता है, तो जो भी प्रोडक्ट रहता है, मान के चलिए ए है प्रोडक्ट, तो इसमें कुछ ड्यूरेशन के विषय में, अगर हाफ लाइफ रिएक्शन का टाइम ड्यूरेशन जो दिया हुआ है 2 साल है, तो हर 2 साल में उसका क्या होगा, एज ये जो वेट होगा, जो मास होगा, वो डिक्रीज हो जाता है हाफ से। जैसे ए मान के चलो पहले अभी 100 है, तो 2 साल बाद वो 50 ग्राम हो जाएगा, फिर 2 साल बाद 25 ग्राम हो जाएगा, फिर 2 साल बाद 12.5 ग्राम हो जाएगा। ये इसी तरह से चलते रहता है कंटिन्यूअस। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं। जैसे हाफ लाइट रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है 4 साल का ड्यूरेशन दिया हुआ है उसमें, और उसमें दिया हुआ है कि 3/4 जो है वो डिकम्पोज हो गया, मात्र ए 1/4 जो है वो बचना चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट हम ए ले लिए उसका, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम ए ले लिए, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमको क्या मिलना चाहिए, A/4 1/4 ए मिलना चाहिए, क्योंकि 3/4 तो डिकम्पोज हो गया। तो अब अगर 4 साल बाद क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा तो A/2 होगा, फिर 4 साल बाद क्या होगा, तो A/4 हो जाएगा। तो ये 4 8 साल हो गया, तो 8 साल में इसका A/4 सिर्फ रिमेन रहता है, और 3/4 ऑफ जो एलिमेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन जो लिए थे 3/4 ए, वो डिकम्पोज हो जाता है। अब इसके पश्चात फाइनल फ्रैक्शन और इनिशियल फ्रैक्शन का अगर बात किया जाए,
16, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ था फ्रैक्शन आफ्टर 16 ईयर, तो 16 ईयर के बाद में क्या होगा फ्रैक्शन, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो 16 ईयर के बाद में जैसे फ्रैक्शन हो जाता है तो फाइनल फ्रैक्शन अपन इनिशियल फ्रैक्शन, तो फाइनल फ्रैक्शन क्या आएगा 16 ईयर के पश्चात, तो ए जो है 4 साल के बाद ये हुआ, 8 साल के बाद ये हुआ, फिर 12 साल बाद A/8 हो जाएगा, फिर 16 ईयर के बाद A/16 हो जाएगा। तो फाइनल जो है वो A/16 है। अपन इनिशियल शुरुआत में कितना कॉन्सेंट्रेशन था तो ए था, तो इसका जो रेशियो हो जाता है वो 1:16 का रेशियो हो जाता है। अब चेन रिएक्शन देखेंगे, तो चेन रिएक्शन में क्या होता है, तो न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराया जाता है यूरेनियम 235 पे, तो यूरेनियम 235 इसको तो एब्जॉर्ब कर लेता है, ये एब्जॉर्ब करके फिर 3 अलग न्यूट्रॉन को रिलीज़ करता है। अब 3 न्यूट्रॉन को रिलीज़ करेगा, फिर ये न्यूट्रॉन ये यूरेनियम 235 से एब्जॉर्ब होने के पश्चात फिर से 3 न्यूट्रॉन का रिलीज़ करेगा। तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन चलता रहता है। चेन रिएक्शन तो चलता रहता है, लेकिन फाइनल जो इसका रिजल्ट आता है वो लीड और एनर्जी इससे बाहर आता है। अब चेन रिएक्शन कैसे शुरू किया जाता है, तो न्यूट्रॉन से शुरू किया जाता है। चेन रिएक्शन न्यूट्रॉन से ही शुरू हुआ है, तो न्यूट्रॉन से शुरू किया जाता है। इसमें फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो हमको ये लीड और एनर्जी बनता है, तो यही लिखा हुआ है रिएक्शन इज यूरेनियम का जो ये रिएक्शन हुआ है उसमें लीड जो है फाइनल रिजल्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, इसमें लीड ही बना है। अब इसके बाद देखेंगे एमंग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में देखा जाए तो सब अनस्टेबल पार्टिकल कौन सा है, तो अनस्टेबल पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है। अब इसके पश्चात देखेंगे जो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो न्यूक्लियर रिएक्शन का कितना टाइप है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो एक तो न्यूक्लियर फिजन है, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूज़न है। तो न्यूक्लियर फिजन मतलब नाभिकीय विखंडन हो जाता है, नाभिकीय विखंडन, और ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो नाभिकीय संलयन हो जाता है। तो इस दोनों में अंतर हम देख लेते हैं। तो विखंडन जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि खंडन किया जाता है, तो उसमें जो बड़ा न्यूक्लियस रहता है उसको छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जो छोटा छोटा न्यूक्लियस है उसको हम बड़ा न्यूक्लियस में अगर बदल दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसमें उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब इसके पश्चात देखेंगे जो प्रोडक्ट है वो रेडियो एक्टिव होता है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में, लेकिन इसमें प्रोडक्ट क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव होता है। अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो लेस टेम्परेचर होता है, लेस टेम्परेचर होने के कारण इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बॉम्ब जो है, एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर इसका एग्जाम्पल है। अब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने के कारण जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वो है हाइड्रोजन बॉम्ब। तो हाइड्रोजन बॉम्ब इसका एग्जांपल हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन का। अब इसके पश्चात देखेंगे जो इसमें तो लेस टेम्परेचर लेस प्रेशर चाहिए होता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा प्रेशर चाहिए। अब इसमें कम एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। अब इस एक और पॉइंट है, जैसे ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसको इनिशिएट किया जाता है न्यूट्रॉन के द्वारा, लेकिन इसको इनिशिएट प्रोटॉन के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे एनर्जी जो रिलीज़ होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में या फ्यूजन में, वो मास होता है एनर्जी का। कोई भी जो एनर्जी होता है वो मास ही कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, तो वही एनर्जी निकलता है, और जो एनर्जी के निकलता है जिसके वजह से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अब जितना ज़्यादा एनर्जी निकलेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके पश्चात देखेंगे जैसे फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ऑटो हाउन के द्वारा और या फिर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा बनाया गया था। ये दोनों सम्मिलित रूप से बनाए थे पहला एटॉमिक बॉम्ब। अब पहला हाइड्रोजन बॉम्ब किसके द्वारा बनाया गया था, तो एडवर्ड टेलर के द्वारा बनाया गया था। अब इसके पश्चात जो कलर स्टार का जो कलर होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अब पटाखा जो होता है, पटाखा जलाते हैं जब, तो उसमें रेड कलर जो निकलता है वो स्ट्रोंटियम मौजूद होता है उसमें, जिसके वजह से रेड कलर निकलता है पटाखा जब जलाने के टाइम। या फिर ग्रीन कलर क्यों निकलता है, तो बैरियम मौजूद रहता है उसमें, तो बैरियम की वजह से ग्रीन कलर होता है, और स्ट्रोंटियम की वजह से पटाखा का कलर जो होता है रेड कलर होता है। और इसके बाद जैसे फ्यूल हो गया, तो एटम बम में क्यों कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो एटम बम में यूरेनियम 235 फ्यूल का यूज़ होता है। हाइड्रोजन बम में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो D2O और T2O का यूज़ किया जाता है। D2O क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, और ट्रिटियम ऑक्साइड होता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम ऑक्साइड D2O T2O होता है। तो इस जैसे दो है, एटम बम है और उसके मतलब एटम बम हाइड्रोजन बम में एटम बम भी रहता है। जैसे अब हाइड्रोजन बम को हमको चालू करना है, तो हाइड्रोजन बम को चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये तो रूम टेम्परेचर पे चालू होगा नहीं, मतलब स्टार्ट होगा नहीं है। तो फिर इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का ज़रूरत होता है हाइड्रोजन बम को। तो इससे पहले हाइड्रोजन बम को स्टार्ट करने से पहले हमको एटम बम को स्टार्ट करना पड़ता है। एटम बम को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो एटम बम को
स्टार्ट कर लेंगे तो फिर ये क्या करेगा, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये जब धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है एटम बम, तो ये जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है तो हाइड्रोजन बम फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के विषय में देखेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर ही लास्ट है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन पे तो काम करता है, लेकिन इसमें जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो यूरेनियम 235 और प्लेटियम 239 का उपयोग किया जाता है इसमें। अब जैसे इसका ये देख लेते हैं जो कैसे कंट्रोल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर को, न्यूट्रॉन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो फिर न्यूट्रॉन तो यूरेनियम 235 से स्ट्राइक किया, और फिर यूरेनियम 235 क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन फिर हाई स्पीड में जो है न्यूट्रॉन का रिलीज़ होता है, 3 न्यूट्रॉन का रिलीज़ होगा। तो इसी न्यूट्रॉन को हाई स्पीड को कम करने के लिए पहले मॉडरेटर का यूज़ किया जाता है, ताकि इसका स्पीड डिक्रीज़ हो सके। तो अब जब मॉडरेटर का हम उपयोग किए हैं यहाँ पे, तो इसका स्पीड क्या हुआ, न्यूट्रॉन का स्पीड घट गया धीरे धीरे। तो अब स्पीड जब इसका कम हो गया, तब यहाँ पे एक कंट्रोल रॉड लगा करके हम जितना भी लो स्पीड न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन ये तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाएगा, इसके वजह से इसको किस में रखा जाता है, तो कंक्रीट वॉल जिसको हम सील्ड कहते हैं उसके अंदर ये रखा जाता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको कूल करने के लिए, जिसको ठंडा रखने के लिए हम कूलेंट का उपयोग करते हैं। कूलेंट का एग्जांपल क्या हो गया, तो H2O या फिर D2O का उपयोग करते हैं। अब H2O तो नॉर्मल वाटर हो गया, लेकिन अगर D2O नहीं मिलता है हेवी वाटर, तो फिर हम H2O का उपयोग करेंगे। तो मॉडरेटर का क्या काम है, तो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देता है। D2O क्या होता है, हेवी वाटर होता है। हेवी वाटर जिसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। अब ये किसके द्वारा D2O का खोज किया गया था, तो यूरे के द्वारा ये D2O का खोज किया गया था। अब ज़्यादा डेंसिटी जब होता है ड्यूटेरियम में, तो ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण इसे हम हेवी वाटर कहते हैं। इसका जो मास है, ये वेट नहीं होगा, मास जो है इसका वो 20 ग्राम होता है D2O का। अब अगर D2O नहीं मिलता है तो फिर हम ऑर्डिनरी वाटर का उपयोग करेंगे कूलेंट के लिए। अगर ऑर्डिनरी वाटर भी नहीं मिला, सिंपल वाटर भी नहीं मिला, तो फिर ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। फिर कंट्रोल लोड का क्या काम है, तो कंट्रोल लोड क्या करता है, तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। कंट्रोल लोड किस चीज़ का बना होता है, तो या तो ये बोरोन का बना होता है, नहीं तो फिर कैडमियम का बनता है, और फिर स्ट्रोटियम का भी बनता है। अब फिर इसके आगे देखेंगे, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर जो था, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो एनरिको फर्मी के द्वारा बनाया गया था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर किसके द्वारा बनाया गया था, एनरिको फर्मी के द्वारा बनाया गया था। और उस न्यूक्लियर रिएक्टर का, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वर्ल्ड का, उसका नाम क्या था, तो चिकागो पाइल था, चिकागो पाइल। और इंडियन जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, सबसे पहला इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर, उसका क्या नाम था, तो अप्सरा नाम दिया गया था। इंडियन न्यूक्लियर रिएक्टर को अप्सरा नाम दिया गया था। अब एक चेरनोबिल जगह है, चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, वहाँ पे घटना हुआ था। तो इस जगह पे क्या हुआ, तो रेडियो एक्टिव ये जो रिएक्टर था, न्यूक्लियर रिएक्टर में लीकेज आ गया था। तो लीकेज आने के वजह से जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जब लीकेज आ गया, अल्फ़ा बीटा गामा रे निकलने लगा, तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से लोगों की मौत हो गई थी। तो ये चेरनोबिल डिजास्टर किससे रिलेटेड है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर से और रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब एक और चीज़ है जो ब्रीडर रिएक्टर, इसमें भी एक पूछ लिया जाता है कि कभी कभी ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा कूलेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो कूलेंट इसमें जो यूज़ होगा वो सोडियम या नहीं तो पोटासियम का यूज़ किया जाता है ब्रीडर रिएक्टर में कूलेंट के लिए, अब ठंडा करने के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।